1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता भारत सहित समस्त राज्यों में लागू हो चुका है और पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। तो ऐसे में बीपीआरडी यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा पुलिस अधिकारियों के लिए एवं जांच अधिकारियों के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसके तहत पुलिस को नए नियमों का एवं कानूनों को फॉलो करना है। साथ में इसके साथ ही नए नियमों और कानूनों के फॉलो करने के साथ ही वो जानना इसलिए भी जरूरी है कि जनता को क्या अधिकार इसमें दिए गए भारतीय न्याय संहिता के तहत। और इसमें नए गाइडलाइंस में यह बताया गया है कि कैसे पुलिस ऑफिसर को जांच करनी है, ठीक है, कौन से रूल नियम को फॉलो करना है ताकि पुलिस कानूनों के तहत सही से जांच कर सके। ठीक है, अक्सर पुलिस के ऊपर यह आरोप लगता है कि पुलिस जो है सही से जांच नहीं कर रही है, नियमों का पालन नहीं कर रही है। तो ऐसे में बीपीआरडी द्वारा बीपीआरडी द्वारा जारी किया गया है नए गाइडलाइंस, जिसके तहत पुलिस को जांच करना होगा। तो देखिए इसमें समस्या अक्सर देखने को यह मिलता है कि पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करने से बचती है। पुलिस अक्सर एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो उसके बहुत मूर्खतापूर्ण रीजन देते हैं, बहुत मूर्खतापूर्ण। उसका देखिए, जैसे कि पहला रीजन ये देते हैं कि क्राइम क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र से बाहर होना। जैसे कि इस चीज को समझिए, मान लीजिए एक क्षेत्र में कोई क्राइम हुआ है, ठीक, और बी क्षेत्र के थाने में कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराना चाहता है। जैसे कि मान लीजिए किसी महिला का मायका है गोरखपुर, ठीक है, ससुराल है उसका आजमगढ़। मान लीजिए आजमगढ़ में किसी भी प्रकार का दुर्घटना या घटना या फिर किसी भी प्रकार का आधिकारिक प्रवृत्ति हुआ, इसका शोषण हुआ, तो यह महिला चाहे तो अपने मायके के थाने में जाकर थाना दर्ज करा सकती है। तो ऐसे में पुलिस अधिकारी क्या कहते हैं कि जो घटना का क्षेत्र है वह हमारे क्षेत्र में नहीं है, इसलिए वो एफआईआर दर्ज करने से बचते हैं। तो ऐसे में दूसरा क्या है, विवादित क्षेत्र का होना, यह भी एक बहाना देता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ए क्षेत्र है, कोई बी क्षेत्र है। अक्सर नदियों को ही, नालों को ही सीमा के बंटवारा का एक आधार बनाया गया है। मान लीजिए बी का जो सीमा क्षेत्र है और ए का जो सीमा क्षेत्र है, इन बीच में कोई बड़ी सी नदी आती है। मान लीजिए कोई घटना नदी के पुल पे हुआ या नदी के किनारे पे हुआ, तो ए और बी द्वारा हमेशा यह विवाद होता है कि यह दूसरे सीमा क्षेत्र में यह घटना घटित हुआ है, तो हमेशा विवादित क्षेत्र का आधार बनाते हैं। तीसरा है, कभी कभी पुलिस अधिकारी यह कहते हैं या फिर जांच अधिकारी या फिर कांस्टेबल यह बहाना बनाते हैं कि जिम्मेदार अधिकारी नहीं है, तो ऐसे में एफआईआर दर्ज करने से वो बचते हैं। एफआईआर दर्ज करने से बचने का उनका जो प्रमुख कारण है, वो प्रमुख कारण यह है कि वह काम के दबाव और एफआईआर से पुलिस का रिकॉर्ड एक खराब होता है, उस क्षेत्र का रिकॉर्ड, उस थाने का रिकॉर्ड खराब होता है, तो इसीलिए अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से बचते हैं। ठीक है, तो इस समस्या के समाधान के लिए इसके पहले के जो प्रावधान थे उसमें एक जीरो एफआईआर का एक प्रावधान किया गया था, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई घटना ए क्षेत्र में हुआ है, तो वो चाहे तो बी क्षेत्र में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकता है जीरो एफआईआर के तहत। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता के तहत सेक्शन 173 के तहत इसको लीगल कर दिया गया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। साथ में यह भारतीय न्याय संहिता के तहत ये एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य बता दिया गया है, और पीड़ित पक्ष चाहे तो वह मौखिक यानी कि बोलकर अथवा लिखित एप्लीकेशन से लिखकर अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। उसके बाद एफआईआर दर्ज करने के कुछ और भी नियम बताए गए हैं, जैसे कि अभी मल्टीमीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है,
तो भारतीय न्याय संहिता के तहत EFIR पे ज्यादा फोकस किया गया है। अब तक तो EFIR साइबर क्राइम से संबंधित ही दर्ज होते थे या फिर ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित, लेकिन इस पे सभी घटनाओं के लिए EFIR पे जोर दिया गया है कि EFIR दर्ज हो। EFIR दर्ज होने के प्रावधान यह है कि अगर आप EFIR किसी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट के तहत आप दर्ज करते हैं तो 3 दिन के भीतर आपको जाकर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। लेकिन कभी कभी जब पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि FIR बहुत सेंसिटिव घटना का है तो वह बिना हस्ताक्षर किए ही कार्रवाई कर सकता है। तो EFIR के लिए सबसे अच्छा प्रयास हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने यूपी कॉप यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस टेक्निकल सर्विस के नाम से एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने लॉन्च किया है जिसको आप जो है इसमें आपको FIR आप दर्ज कर सकते हैं, FIR की कॉपी आप प्राप्त कर सकते हैं, FIR की इंक्वायरी आप ले सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं, साथ में ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं, आपको धरना देना, हड़ताल करना है, साथ में उसके यूपी पुलिस के क्या क्या सर्विसेज हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना हो या फिर कोई एनी जॉब के लिए जो इंक्वायरी वगैरह चलती है वहां से, साथ में ये जागरूकता अभियान भी चलाते हैं कि कैसे ऑनलाइन फ्रॉड या फिर किसी भी सेंसिटिव जोन से या फिर किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति से कैसे हम बचे या फिर कैसे उसकी सूचना पुलिस को दे। तो इस प्रकार से सरकार पुलिस यूपी पुलिस जो है अभियान चलाती रहती है। तो मेरा मानना यह है कि प्रत्येक उत्तर प्रदेश के नागरिकों को यूपी कॉप का एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहिए, जिससे आप उत्तर प्रदेश पुलिस से डायरेक्ट कनेक्शन अपना बना सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो एक प्रावधान और भी है कि कभी कभी जो है पुलिस जो है सर्च अभियान चलाती है। तो सर्च अभियान चलाती है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 185 के तहत अब सर्च अभियान में वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि जब भी पुलिस सर्च अभियान चलाएगी तो वीडियो रिकॉर्डिंग पूरे सर्च अभियान का करवाएगी। ठीक है, अगर पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करवाती है तो पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ऐसा इसलिए किया गया है कि कभी कभी बाहुबल या फिर ऐसे नेता पुलिस का दुरुपयोग करके गरीब या पीड़ित पक्ष को परेशान करते थे, इसलिए इस प्रावधान को भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें यह कहा गया है कि अक्सर आप देखते हैं कि जब भी पुलिस द्वारा कोई किसी घटना का वीडियोग्राफी होती है या फिर फोटो इमेज क्लिक किया जाता है तो कोर्ट में उसको यह ब्लेम किया जाता है कि इस फोटो से छेड़छाड़ हुआ है अथवा यह फोटो क्राइम प्लेस का नहीं है, यानी कि घटना क्षेत्र का नहीं है, घटना स्थल का नहीं है। तो इस समस्या से समाधान के लिए भारतीय न्याय संहिता के तहत ई-साक्ष्य क्लाउड एप्लीकेशन एक पुलिस अपने पास रखेगी, जिसके तहत वह फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करेगी। और ई-साक्ष्य क्लाउड एप्लीकेशन के तहत अगर कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी होगा तो उसमें डेट टाइम मेंशन के साथ ही आप जीपीएस लोकेशन भी उसमें कोडेड होगा। तो ये एक पुलिस के लिए एक अच्छा प्रूफ होगा कोर्ट में, ये प्रूफ करने के लिए कि इसके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं है और वो पुख्ता सबूत माना जाएगा। तो एक तो यह है। दूसरा, इसके अलावा अन्य प्रावधान यह है कि कैदी एवं उनके परिवार के लिए, कभी कभी आप देखते हैं कि अक्सर जो है किसी भी कैदी को पकड़ कर ले जाते हैं पुलिस वाले, तो उनके परिवार वालों को सूचना नहीं देते हैं या फिर जब पता करने जाते हैं तो उसके बारे में पुलिस जो है उनको डांट कर भगा देती है। तो ऐसे में भारतीय न्याय संहिता के तहत एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक थाने के जांच अधिकारी को, प्रत्येक थाने के दरोगा को, इंस्पेक्टर को अथवा पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपनी जो एक रजिस्टर है इंफॉर्मेशन कैदियों की उसको मेंटेन करना होगा। साथ ही थाने के बाहर, यानी कि थाने के बाहर डिजिटल मोड में, यानी कि एलसीडी टीवी में या प्रोजेक्टर में कैदियों की पूरी इंफॉर्मेशन अपराधी एवं किस अपराध में संलग्न है,
संलग्न थे तथा उसका पूरा पता फोटो के साथ उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उनको पब्लिश करना पड़ेगा, जिससे पीड़ित पक्ष के या फिर कैदी पक्ष के परिवार वाले व्यक्ति या रूबरू हो सके या जान सके कि जो व्यक्ति अंदर बंद है वो हमारे परिवार का सदस्य है अथवा नहीं, अथवा है तो वो किस अपराध के तहत इसमें बंद है। ठीक है, यह प्रावधान साथ में बूढ़े एवं बीमार व्यक्तियों के लिए थोड़ी सी ढिलवाई की गई है। इस नए गाइडलाइंस में बूढ़े एवं जो है ऐसे अपराध जिनकी सजा 3 वर्ष से कम है, इन धाराओं में बूढ़े और बीमार व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी एवं डीएसपी से ऊपर के अधिकारियों के परमिशन बिना कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। इसके अलावा आगे के कुछ प्रावधान हैं। आगे के प्रावधान यह है कि हथकड़ी, आपने यह देखा है कि अक्सर लोग रोड पे हथकड़ी लगाकर एक जानवरों की तरह पुलिस कैदियों को लेकर जाती है और बाद में वो छूट जाते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी डिग्निटी को या फिर उनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो हथकड़ी लगाने के लिए पाबंद लगाया गया है कि जब तक अपराधी भागने की प्रवृत्ति में ना, भागने वाला व्यक्ति ना, बहुत सेंसिटिव मामला ना हो, तब तक हथकड़ी न लगाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको आर्टिकल 21 से जोड़कर यह बताया गया है कि अपराधी को हथकड़ी तभी लगे जब बहुत जरूरी हो। ठीक है, इसके बाद हम अगली चलते हैं कि पास्को एक्ट के लिए कुछ कानून बनाए हैं, इस कुछ नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। पास्को एक्ट के तहत, पास्को एक्ट उसे कहते हैं जिसमें विक्टिम जो है, जो पीड़ित है, वो 18 वर्ष से कम का होता है, बच्चों के लिए प्रावधान होता है। तो पास्को एक्ट में यह कंपलसरी कर दिया गया है कि 2 महीने के अंदर जांच पूरी करनी है। तथा अगर पास्को एक्ट में पहले सिर्फ बलात्कार लिया जाता था, लेकिन पास्को एक्ट में अब उन सभी घटनाओं को, उन सभी अपराधों को शामिल किया गया है जो किसी बच्चे या बच्चे के साथ किसी फिजिकल टच गलत नीयत से किया गया, वो भी पास्को एक्ट में। तो ऐसे में 2 महीने के अंदर वो पुलिस ऑफिसर को पूरी जांच अपनी कंप्लीट करनी होती है। इसके अलावा मेडिकल जो ऑफिसर है, यानी कि जो मेडिकल टीम है जो जांच करेगी, वो जांच अपने 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सौंपेगी और वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है अपने मजिस्ट्रेट के पास ऊपर पहुंचेगा। तो यह हम लोगों ने अपने अब तक पढ़े। और साथ में पुलिस अधिकारियों के लिए यह तरीका दिया गया है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या फिर डिवाइस है जिसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होती है, तो इसका जो है संभाल कर रखना, जिस प्रकार से वो अपनी बंदूकें संभाल रखते हैं, इस प्रकार से वो अपनी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को, सारे सबूतों को संभाल कर रखने के लिए उनको बाध्य किया गया है। तो हमने इस पूरे वीडियो में नए गाइडलाइंस को किए गए जारी को समझा और जाना, आपके अधिकारों के बारे में चर्चा किया। आपको उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर समीक्षा अधिकारी की तैयारी करनी हो, एसएससी बैंकिंग की तैयारी करनी हो, तो दीप जीएस फाउंडेशन में आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9616401222, मोहल्ला सीताराम, सिंगर घाट, आजमगढ़। थैंक यू वेरी मच।